हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लो बाय एएन। और आज हम स्टार्ट करने जाएंगे एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोजेस। जैसा कि हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली तीन टाइप के भी होते हैं। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तीन टाइप के होते हैं। होता है एक तो एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोज एग्रीमेंट, पैथोलॉजिकल आर्बिट्रेशन क्लोज एग्रीमेंट या फिर मल्टी टायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि तीनों के लिए तीन सेपरेट क्लासेस बनाएंगे और तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। तो आज हम समझेंगे एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोजेस या एग्रीमेंट क्या होते हैं और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हम क्लास विद द एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लॉज या फिर एग्रीमेंट क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये होता है वेयर वन पार्टी हैज सुपीरियर पोजीशन, वेयर वन पार्टी हैज सुपीरियर पोजीशन देन अदर पार्टी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि पार्टी क्या होती है, सुपीरियर पोजीशन के ऊपर होती है। कौन सी? जहां पे एक पार्टी जो है ना, एक पार्टी वो सुपीरियर पोजीशन पर होगी उस दूसरी वाली पार्टी से। ठीक है, और वो जो एग्रीमेंट है ना उसको एस्थमेटिकल एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके अलावा यूनिलिटरल क्लोजेस या एग्रीमेंट भी बोला जाता है। एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोज को यूनिलिटरल या फिर एस्थमेटिकल क्लोज या एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं वेयर वन पार्टी हैव मोर बार्गेनिंग पावर, वेयर वन पार्टी हैव मोर बार्गेनिंग पावर, मोर बार्गेनिंग पावर। ठीक है, जब किसी एक पार्टी के पास मोर बार्गेनिंग पावर होती है ना तो वो भी एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोज के अंदर ही आता है। ठीक है, इसको हम इस इलस्ट्रेशन के द्वारा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और उसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि जो आर्बिट्रेट अगर इन फ्यूचर कोई भी हमारे बीच में लड़ाई होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। और आर्बिट्रेटर कितने होंगे? तीन आर्बिट्रेटर। उन्होंने अपने जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया उसके अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमारे कितने आर्बिट्रेटर होंगे, तीन आर्बिट्रेटर होंगे। और उसके अलावा उसमें यह भी मेंशन किया कि जो तीन आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। इसके अंदर ये मेंशन किया गया कि जो दो आर्बिट्रेटर है, टू आर्बिट्रेटर्स आर अपॉइंटेड बाय मिस्टर ए, जो दो आर्बिट्रेटर है वो ए अपॉइंट करेगा और तीन में से वन आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द मिस्टर बी। ठीक है, तो बी कितने अपॉइंट करेगा? ओनली एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। और ए कितने करेगा? दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। तो इस सिनेरियो को जब हम देखते हैं, इस एग्जांपल को देख रहे हैं, तो इससे हमको बहुत क्लियर समझ में आ रहा है जो ए है ना, ए वो मोर सुपीरियर पावर है उसके पास, पोजीशन में है किससे? बी से। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ए के पास मोर बार्गेनिंग पावर है या फिर ए के ज्यादा अपर हैंड है देन बी। तो ऐसे कोई भी आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर ऐसी कोई भी आर्बिट्रेशन क्लोजेज होती है वो क्या कहलाती है? एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोज, एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोज कहलाती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन क्लोजेस का स्टेटस क्या है, एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोजेस का स्टेटस क्या है हमारी इंडिया के अंदर, और इंडिया से बाहर का स्टेटस है। तो सबसे पहले बाहर का स्टेटस देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो इंग्लिश कोर्ट है और जो सिंगापुरियन कोर्ट है उनके अंदर आर्बिट्रेशन जो ये एस्थमेटिकल आर्बिट्रेशन क्लोजेज होती है ना उसको एनफोर्सेबल माना गया है। उनका स्टेटस क्या है? एनफोर्सेबल, मतलब वो बहुत क्लियर है कि वहां पे एनफोर्सेबल होती है एस्थमेटिकल क्लोजेज जो भी होती है। ठीक है, लेकिन जो इंडिया का स्टेटस है ना, इंडियन स्टेटस, वो अभी तक कोई क्लियर स्टेटस है नहीं। कोई भी ऐसा लैंडमार्क केस लो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी ऐसा अभी तक क्लियर डिसीजन आया नहीं है इसके ऊपर, एस्थमेटिकल क्लोजेस के ऊपर, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का ये क्लियर है इसके ऊपर स्टेटस। हमारे इंडिया का स्टेटस देखने के लिए हमको दो कोर्ट है हमारी, कलकत्ता हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। इन दोनों के जो जजमेंट्स है उनको देखेंगे हम, उससे हमको पता चलता है कि इंडिया का स्टेटस अभी क्या है और अनक्लियर कैसे है, अनक्लियर है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट का स्टेटस, कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या ओपिनियन है एस्थमेटिकल क्लोजेस के रिगार्डिंग। तो ये जो केस था न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बोला, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या बोला कि कलकत्ता हाई कोर्ट बोलती है, noted that the opinion given to the privileged party to refer the dispute to arbitration does not negate the extension of the arbitration agreement। हमारी कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर ये बोला कि अगर एक पार्टी प्रिविलेज पार्टी है तो उसका ये कोई भी मतलब नहीं है, या फिर आप इस बात को नेगेट नहीं कर सकते हो कि उन दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है।
एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को आप नेगेट नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये वैलिड मानी जाएगी, एसिमेट्रिक आर्बिट्रेशन क्लोजेस वैलिड मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं वैलिड मानने का कारण ये है, सबसे पहले को एग्जिस्टेंस है उनके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जब मिस्टर ए और मिस्टर बी ने विद द म्यूचुअल कंसेंट दोनों ने जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया है, तो फिर उस केस के अंदर यहाँ पे आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है, एसिमेट्रिकल क्लोजेस वाला जो एग्रीमेंट है या फिर क्लोज है, उसको ये कह देना कि वॉइड है, वो ठीक नहीं होगा। ये ऐसा मानना था हमारी कलकत्ता हाई कोर्ट का, ठीक है, डज नॉट नेगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये किसने कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट का व्यू था ये, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का क्या व्यू है इसके ऊपर। दिल्ली हाई कोर्ट का क्या व्यू है? तो सर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कटलर हैमर वर्सेस एवीएन ट्यूब्स, भारतीय कटलर हैमर वर्सेस एवीएन ट्यूब्स के वाले केस, ये केस है, उसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो एसिमेट्रिकल क्लोजेज है ना वो वॉइड है, एसिमेट्रिकल क्लोजेज आर वॉइड एज इट सफर्स फॉर वांट ऑफ म्यूचुअलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे म्यूचुअलिटी का ग्राउंड तो क्रिएट ही नहीं हो रहा। इनका कहना था जब ए और बी के बीच में 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे, तो 3 आर्बिट्रेटर अगर अपॉइंट होते हैं तो एक ए के द्वारा किया जाना चाहिए और एक किया जाना चाहिए बी के द्वारा, और जो थर्ड वाला है ना, या तो ये दोनों आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे एज पर जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी कहता है, आर्बिट्रेशन एक्ट भी कहता है, या फिर ए और बी मिलकर अपॉइंट करे, ठीक है, या थर्ड कोई पार्टी से करवाए, तब जाके तो म्यूचुअलिटी बनती है और एक लीगल ग्राउंड भी बनता है। लेकिन अगर इन केस एक बंदा तो 2 पर्सन को कर रहा है अपॉइंट और एक बंदा एक को अपॉइंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बायसनेस के ग्राउंड्स क्रिएट हो जाएंगे, और जो आपका आर्बिट्रेशन का जो बेसिकली जो व्यू है ना आर्बिट्रेशन करवाने का, उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये वॉइड माना जाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो ये वॉइड इनको वैलिड ना मानने के 3 ग्राउंड्स बताए दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन तीनों ग्राउंड्स के कारण हम कहीं ना कहीं इसकी वैलिडिटी चैलेंज में आ रही है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा? लैक ऑफ म्यूचुअलिटी की जो एसिमेट्रिकल क्लोजेज होती है ना, उनके अंदर म्यूचुअलिटी का लैक है, म्यूचुअलिटी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग पॉइंट है। यहाँ पे ये कंफर्म क्लियर नहीं हो रही कि वहां पे दोनों की म्यूचुअलिटी है, ठीक है। नंबर सेकंड है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का भी इशू आ जाता है बहुत बार इसके अंदर कि पब्लिक एट लार्ज काफी सारे लोग जब इन्वॉल्व हो और किसी एक ग्रुप के पक्ष में ज्यादातर लोगों को ज्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहा है, फिर ए और बी भी मान ले हम, तो भी 2 बंदे को ये अपॉइंट कर रहा है, 2 आर्बिट्रेटर्स को एक आर्बिट्रेटर से बी अपॉइंट कर रहा है, तो ये एक पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट माना जाएगा। पब्लिक पॉलिसी कैसे कि दोनों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए न्याय का, ठीक है, लॉ का, ठीक है, जस्टिस मिलना चाहिए, तो जस्टिस तो मिल ही नहीं पा रहा है, 2 बंदे तो ये अपॉइंट कर रहा है, बायसनेस क्रिएट होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। और थर्ड ग्राउंड कहा कि रेस्ट्रेंट ऑफ पार्टीज राइट टू लीगल प्रोसीडिंग जाने के लिए भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रेंट होता है, क्योंकि क्या होता है जो हमारा अगर हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करवाते हैं और उसके द्वारा जो अवार्ड मिलता है ना, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा जो अवार्ड मिलता है, ठीक है, जो भी ऑर्डर, जो भी जजमेंट, जैसे अपन जजमेंट कहते हैं कोर्ट के जो भी ऑर्डर आता है, उसी तरीके से आर्बिट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो हमको जजमेंट मिलता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, उसको अवार्ड बोलते हैं उसको। तो अगर जो भी वो अवार्ड आता है ना, तो उसको तो अवार्ड को वैसे आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, लेकिन अगर आप चैलेंज नहीं करते हो तो उसको एज ए कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है, कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल भी होता है, और अगर वो वैलिड माना जाता है या फिर आप कोर्ट में जाते हो और आप ये प्रूफ नहीं कर पाते हो कि यहाँ पे लैक ऑफ म्यूचुअलिटी था, तो यहाँ पे चांसेस है कि एक पार्टी का ना जो लीगल जो जस्टिस मिलने का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो सकता है, इसके भी चांसेस है। तो इस कारण दिल्ली हाई कोर्ट का ये व्यू था कि ये वॉइड कहलाएंगे। उसके बाद एक और केस आया था, उसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि मे बी दिस जो एसिमेट्रिकल क्लोजेज है ना वो वैलिड हो सकती है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर एक ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जिसके बिहाफ पे हमें मान ले कि इंडिया के अंदर एसिमेट्रिकल क्लोजेज वैलिड है या फिर वॉइड है, हम ये नहीं कह सकते अभी तक क्लियर। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा एसिमेट्रिकल जो आर्बिट्रेशन क्लोजेज है या एसिमेट्रिकल जो एग्रीमेंट्स है वो क्या होते हैं, ठीक है, उनका इंडिया से बाहर क्या स्टेटस है इंग्लिश कोर्ट में, और जो ये हमारी तो सिंगापुरियन कोर्ट्स है उन्होंने इसको एनफोर्सेबल मतलब वैलिड माना है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टेटस अभी तक इनका अनक्लियर है, वो ऐसे है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट थी उन्होंने वैलिड माना इसको, और वही सेकंड केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्होंने इसको वॉइड माना। तो इसके कारण हम अभी तक ये कंफर्म ये कह नहीं सकते कि इसका इंडिया में क्या स्टेटस है। So that's all for today.
और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम समझेंगे पैथोलॉजिकल क्लोजेस क्या होती है, कौन कौन सी क्लोजेस पैथोलॉजिकल होती है मतलब इलीगल हो सकती है, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम समझेंगे मल्टी टायर और विद द केस लॉस की हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।